हेलो गाइस, माई सेल्फ अंशुमान। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मेंस के लिए जीएस पेपर्स के लिए जीएस 3 की क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी। और इससे पहले मैंने जीएस 1 और जीएस 2 से रिलेटेड वीडियो मैं डाल चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है देन डू वॉच दोज वीडियोस। मैंने कंप्रेसिव फॉर्म में आपको डिस्कस किया है कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस है, नोट्स कैसे बनाने हैं, उस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड आंसर स्किल और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली जीएस पेपर 3 को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करते हैं। और जो लोग मेरे को पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट सीरीज से रिलेटेड जितना भी मैंने वीडियोस डाला है तो उसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और यू कैन जॉइन दैट। और अगर फर्दर कोई भी क्वेरी रहती है आपको रिगार्डिंग जीएस पेपर 3 और एनी पर्टिकुलर फेज ऑफ प्रिपरेशन, देन यू कैन पुट अ मैसेज टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो मेरा हैंडल है या लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हर दिन जो पर्टिकुलर्स मैं वीडियोस डालूंगा, डेफिनेटली मैं अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे बता दूंगा कि वो वीडियो मेरे चैनल पे कितने बजे और किस टॉपिक पे आएगी। तो डेफिनेटली अगर आप मेरे को वहाँ पे आप मेरे स्टोरी में देखते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बी नोइंग इन एडवांस कि कल कौन सी वीडियो किस टाइम पे आने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 3 मैं बोलूँगा रफली जैसे जीएस पेपर 1 है, स्टैटिक है। और उसमें एक बार आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, नोट्स बना लिए, तो आपके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, काफ़ी स्कोरिंग होता है। जीएस 1 जितना स्कोरिंग है उतना ही स्कोरिंग जीएस 3 भी है। जीएस 2 ऑन एन एवरेज रफली थोड़ा कम स्कोरिंग रहता है एज कम्पेयर टू जीएस पेपर 3। जीएस 3 काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा कि करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, नोट्स कैसे बनाना है और आंसर राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप करनी है इस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड। और आंसर राइटिंग स्किल्स की मैं सेपरेट वीडियो मैं डालूंगा, जिसमें मैं फर्दर मैं जो भी आपका डाउट होता है कि पॉइंट वाइज लिखना है कि पैराग्राफ लिखना है, आंसर अप्रोच कैसे करना है, मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे इन्हांस करना है, स्ट्रक्चर कैसे इन्हांस करना है, तो वो सारे जो इशूज़ होंगे वो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड। आप करंट अफेयर्स रिलेटेड इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो टोटल 8 से 10 सवाल आता है 20 सवाल में से। उसमें से 2 से 3 सवाल करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा। टेक्नोलॉजी में 4 सवाल आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट का करंट अफेयर से कुछ लेना देना नहीं है, वही घिसा पिटा 7-8 डिजास्टर है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन्वायरमेंट में भी ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स का रोल रहता नहीं है, वो स्टैटिक है। इवन सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी स्टैटिक है। इस बार एक सवाल आया था एनआईए एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, और एक पर्टिकुलर एक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसका अमेंडमेंट हुआ था तो उस अमेंडमेंट का एनालिसिस आया था, वो काफ़ी न्यूज़ में था। तो डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो करंट अफेयर्स पे बहुत डेप्थ में यूपीएससी ने पूछा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हवर कर रहा था उसी से पूछा। और उससे रिलेटेड डेफिनेटली आपने जिसने भी इस बार मेंस दिया होगा तो पढ़ाई होगा, अगर सीरियसली किसी ने भी 1 या 1.5 साल से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे, 2 इकोनॉमिक्स का, 1 टेक्नोलॉजी का, या 3 इकोनॉमिक्स का, 1 टेक्नोलॉजी, कुल मिला के 20 में से 4 सवाल से ज़्यादा करंट अफेयर्स का होता नहीं है। और तो करंट अफेयर्स पे उतना भी ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, बशर्ते बस हाँ आप न्यूज़पेपर आप डेली फॉलो कर रहे हैं आधा घंटा, और मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं। और जैसे मैंने जीएस पेपर 2 में बताया था वैसे ही जब आपका मेंस है उससे 1 महीना पहले आपको जीएस पेपर 3 में कुछ हद तक टेक्नोलॉजी, कुछ हद तक सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है उसको आपको नोट डाउन करना है और उस पर 2 से 3 पन्ने का नोट्स बना लेना है। जैसे भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो न्यूज़ में रहा है वो क्या क्या है। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स स्लो डाउन है, इंडिया ने आरसीईपी डील को साइन नहीं किया, वो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे तो ऑपरेशन ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो वही चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 न्यूज़ में है, गगनयान न्यूज़ में है, कोविड-19 न्यूज़ में है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं न्यूज़ में हैं। तो उसी तरह आप जब आप लास्ट 1 साल का देखेंगे मेंस के 1 महीना पहले, तो आपको मुश्किल से 15 टॉपिक्स मिलेंगे। उस 15 टॉपिक्स पे 2 पन्ने का नोट्स बना लेना है। करंट अफेयर्स के लिए यही मोर देन इनफ है। ऑन ए डेली बेसिस करंट अफेयर का नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रही बात आंसर राइटिंग स्किल्स की और नोट्स बनाने की, तो आंसर राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड कि अगर आप कुछ भी स्कोर कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शंस में, बीट इकोनॉमिक्स, बीट टेक्नोलॉजी, बीट एनवायरमेंट, बीट डिजास्टर मैनेजमेंट, बीट सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो आप क्या डाल सकते हैं अपने आंसर में जो आपका मार्क्स इन्हांस हो सकता है। तो वो काम आपको नोट्स में भी डाल के रखना है, ताकि आप जब आप पेपर दे रहे हैं, बीट ऑफ टेस्ट सीरीज और फाइनल एग्जाम, तो आप वो काम पेपर में भी कर पाएं कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। इकोनॉमिक्स में अगर आप ग्राफ डालेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। जैसे अगर सवाल फिस्कल डेफिसिट पे है तो फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड ओवर द ईयर्स क्या रहा है, ट्रेंड ही है, उसमें कुछ डाटा अगर डाल पाए तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। इकोनॉमिक्स में अगर
10 सवाल आ रहे हैं तो 5 सवाल नॉर्मल इकोनॉमिक्स पे रहते हैं, 5 सवाल एग्रीकल्चर पे रहते हैं। जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स के सवाल है उसमें 5 में से 4 सवाल में आप ग्राफ डालिए डालिए। आप एक ग्राफ डालेंगे आपको आधा से 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। फिर वर्ल्ड बैंक या IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स उसको कोट करें, उनका हवाला दे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी रोल होता है। आप ट्राई करें कि आप अगर इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो किसी स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेगा, वो इकोनॉमिक्स का सवाल है। फिर प्लानिंग कमीशन हो गया, नीति आयोग हो गया, उसका जो 3 ईयर एक्शन एजेंडा है, या फिर फाइनेंस कमीशन हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब चीज़ों को जितना कोट करेंगे तो आपका आंसर उतना ही ज़्यादा इनरिच होता जाएगा। अब रही बात जो इकोनॉमिक्स के एग्रीकल्चर सेक्शन है, उसमें जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स कोट करें, स्टैट्स कोट करें, आप डायग्राम डालें। अगर क्रॉपिंग पैटर्न पे सवाल आया तो इंडिया का मैप में किस रीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है, तो आप वो शो कर सकते हैं मैप पे, और तो डेफिनेटली दैट विल बूस्ट योर मार्क्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में अगर आपको फर्दर अगर मार्क्स बूस्ट करना है तो डेफिनेटली आप अपने आंसर में डाल सकते, कुछ डायग्राम डाल सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स डाल सकते हैं। अगर नैनो टेक्नोलॉजी पे सवाल है तो आप कुछ डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्वांटम डॉट्स क्या होता है, या फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं। उसके अलावा आप गवर्नमेंट स्टेप्स जैसे नैनो मिशन है, ये सब कोट कर सकते हैं। डेफिनेटली दैट विल बूस्ट योर मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। और उसके अलावा डेफिनेटली जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी पे अगर सवाल है तो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी NBDS एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करने से रिलेटेड, तो आप उसको कोट कर सकते हैं। अगर नैनो टेक्नोलॉजी पे सवाल है तो नैनो मिशन कोट कर सकते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे सवाल है तो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम कोट कर सकते हैं। कंप्यूटिंग पे सवाल है तो सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है CDAC का, उसको कोट कर सकते हैं। डायग्राम्स बना सकते हैं जितना पॉसिबल हो सके। तो डेफिनेटली दैट विल गिव मोर चांस ऑफ बूस्टिंग योर मार्क्स इन द टेक्नोलॉजी सेक्शन। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं और डिफरेंट फर्दर इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में आप डेटा अगर कोट करेंगे, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये सब डेटा आपके आंसर में होना चाहिए कि फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल एरा टेम्परेचर हैज़ राइजन टू अबाउट 1.2 डिग्री सेल्सियस, 1.2 डिग्री सेल्सियस, या फिर ओशन एसिडिफिकेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय अबाउट 23% एज कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, या फिर जो सी लेवल का राइज है दैट हैज़ बीन 19 सेंटीमीटर अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ये सब जब डेटा आप कोट करेंगे तो आंसर और ऑथेंटिक होते जाएगा। जितना डायग्राम से एक सवाल आया था 2017 में कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे इन द हिमालयन रीजन और कोस्टल रीजन, तो आप अगर मैप पे शो करेंगे ऑन द मैप ऑफ इंडिया तो डेफिनेटली दैट विल बूस्ट योर मार्क्स। आप वही कंटेंट अगर मैप पे शो कर रहे हैं तो एक वो कंटेंट तो आप डाल ही रहे हैं, साथ में एक प्रेजेंटेशन भी आपका इन्हांस हो रहा है, तो डेफिनेटली दैट विल बूस्ट योर मार्क्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो भी रिलेवेंट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड 13, 14, 15 आप उसको कोट कर सकते हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड जो एक्ट्स है उसको कोट कर सकते हैं। जो कन्वेंशंस है UNFCCC या CBD, ये सबको आप अपने आंसर्स में कोट करें। रियो समिट हो गया, एजेंडा 21 हो गया, डेफिनेटली दैट विल बूस्ट योर मार्क्स। और उसके अलावा जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर जो साइकिल्स है वो साइकिल्स का मैप बनाए, वो 6 साइकिल्स बनाए और उस पर एक दो स्टेप्स लिखे कि अच्छा अगर अर्थक्वेक है तो ये 6 जो साइकिल्स है, 6 जो साइकिल्स जो होती है उस हर स्टेप पे क्या क्या किया जा सकता है। या फिर जो एक्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, या फिर जो पॉलिसी है, या फिर जो NDMA गाइडलाइंस, इनको कोट करें। सेंडाई फ्रेमवर्क को कोट करें अपने आंसर में, या फिर ये सब चीज़ें बेसिकली आप अगर कोट करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बूस्ट योर मार्क्स। अगर सिक्योरिटी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, आपके मार्क्स को बूस्ट करना है तो आप स्टैट्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म पे अगर क्वेश्चन है तो अगर आप ये डालते हैं कि इन द कंट्री देयर आर 80 रेड कॉरिडोर डिस्ट्रिक्ट्स एज पर MHA एनुअल रिपोर्ट 2018-19, तो ये स्टैट्स हो गया। आप डायग्राम डाल सकते हैं, मैप ऑफ इंडिया बना सकते हैं और उसमें दिखा सकते हैं कि कौन कौन रीजन है जो नक्सल अफेक्टेड है। आप सेकंड ARC को कोट कर सकते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जितना जो टॉपिक है सब सेकंड ARC ने कवर किया, तो आप उसको कोट कर सकते हो, उसकी रिकमेंडेशन को डाल सकते हैं। डेफिनेटली दीज आर द वेज इन विच यू कैन बूस्ट योर मार्क्स। तो ये आंसर राइटिंग स्किल से रिलेटेड कि आप मार्क्स फर्दर कैसे बूस्ट कर सकते हैं ईच एंड एवरी सेक्शन, वो मैंने डिस्कस कर लिया। और फर्दर अब नोट्स कैसे बनाना है तो डेफिनेटली मैं अब उसको डिस्कस करूंगा। और उसको डिस्कस करने के लिए मैं क्या करूंगा कि सिलेबस वाइज जो पर्टिकुलर जो टॉपिक्स है उसी को पकड़ पकड़ के मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसका नोट्स कैसे बनाएं। और सैम्पल नोट्स मैंने GS पेपर 2 में सेपरेशन ऑफ पावर में मैंने आपको बता दिया था रफली कि नोट्स कितना बड़ा होना चाहिए,
कॉन्साइज वे में आपको बनाना है कि सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए कि लास्ट टाइम में आप रिवाइज भी कर पाएँ। तो किस तरीके से बनाना है, कितना बड़ा होना चाहिए, मैंने डेफिनेटली आपको जीएस पेपर 2 की जो वीडियो बनाया था उसके स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि नोट्स किस तरह से बना, और मैं सेपरेट वीडियो भी डालूंगा अगर आपको क्यूरी है कि अगर नोट्स किसी भी टॉपिक पर अगर बना रहे हैं, लेट्स से नैनो टेक्नोलॉजी पे बना रहे हैं, तो कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, ऑनलाइन बनाए कि ऑफलाइन बनाए, या फिर किन किन टॉपिक्स पे फर्दर बनाए, और पूरा सेंटेंस लिखे, वर्ड्स लिखे। तो डेफिनेटली ये सब जो कन्फ्यूजन होता है डेफिनेटली तो उस एंगल पे मैं वो वीडियो पर्टिकुलरली बनाऊंगा, 10 से 15 मिनट का होगा वो। और उससे उसके अलावा नोट्स कैसे बनाना है उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। और जीएस पेपर 3 में मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर स्टैटिक ही पेपर है, 16 सवाल आपके स्टैटिक पे आने हैं, मुश्किल से 4 सवाल आपका करंट अफेयर्स का होगा, तो मैं कहूँगा स्टैटिक ही पेपर है। हाँ, जीएस पेपर 1 तो पूरा का पूरा स्टैटिक है, 20 के 20 सवाल स्टैटिक है, यहाँ पे 16 सवाल स्टैटिक है। तो मोर और लेस पेपर ये स्टैटिक है, जो आप नोट्स में डालोगे वही बेसिकली आप एग्जाम पेपर पे आप लिख के आओगे, और आपका नोट्स तैयार होना चाहिए। नोट्स बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्कोरिंग हाई मार्क्स इन जीएस मेंस। उसको बनाना है, और हर टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो कुछ नया करंट अफेयर्स में पढ़े तो आप अपने नोट्स में डाल दोगे, वहाँ वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और बार बार रिवाइज करना है, नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो। दैट इज वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग स्किल्स, जो आप आंसर लिखोगे डेली बेसिस पे लिखोगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपके आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगे। और जीएस पेपर 3 में क्या करना है कि अगर कोई सवाल आता है, 10 नंबर का सवाल है और उसके 2 पार्ट्स हैं, तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर फर्स्ट पार्ट को हैंडल करोगे, फिर सेकंड पार्ट को हैंडल करोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे, और कुछ डायग्राम वाग्राम डालोगे। तो अब दोनों पार्ट को जो मेन बॉडी में हैंडल कर रहे हो, 10 मार्क्स का सवाल है तो टोटल 10 पॉइंट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में भी आप 5 पॉइंट लिखोगे, सेकंड पार्ट में भी 5 पॉइंट लिखोगे, टोटल 10 पॉइंट्स हो गए, और 10 मार्क्स का सवाल है, मतलब जितने मार्क्स का सवाल है टोटल उतने पॉइंट्स होने चाहिए। अब ये आइडियलिस्टिक चीज है, आप ज्यादा भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हाँ उससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। आप 10 ट्राई करो तो 8-9 तो लिख लोगे, ट्राई करना है 10, क्योंकि ये माइंडसेट हो जाता है, आप जितने पॉइंट्स लिखोगे मार्क्स उतने ज्यादा मिलेंगे। और होता भी ऐसा है कि आप 5 पॉइंट अगर लिख रहे हो तो 1 पॉइंट तो आपको एग्जामिनर को लगेगा बस हाँ कोई मतलब नहीं है, अब वो 4 पॉइंट जो बचे हैं या फिर 3 पॉइंट जो बचे हैं उस पर ही मार्क्स अवॉइड करेगा। और ऊपर से जब आप 3 ही पॉइंट लिखोगे तो 1 पॉइंट उसको जमा नहीं, 1 पॉइंट आप अच्छे से इलैबोरेट नहीं कर पाए विद एग्जांपल्स, 1 पॉइंट कुल मिला के लिखिए, तो आप एग्जामिनर आप किस बेसिस पे मार्क्स देते हो। और ज्यादा पॉइंट्स आप लिखोगे तो डेफिनेटली डैट, और एंड में भी होता है जब वो मार्क्स आपके पेपर पे डाल रहा होगा तो नंबर ऑफ पॉइंट्स उस पे एक दिमाग पे एक इम्पिंच डालेगा कि हाँ दिस पर्टिकुलर गाय डिजर्व्स मोर मार्क्स। अब बात कर लेते हैं पेपर वाइज, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो अब इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला जो पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग। अब प्लानिंग से रिलेटेड जो भी इशूज है, तो बस इसमें जो मेजर फोकस आपको देना है 2 पर्टिकुलर इशूज पे। प्लानिंग कमीशन का इलैबोरेट एनालिसिस होना चाहिए, प्रॉस एंड कॉन्स की। प्लानिंग कमीशन का क्या सही था, 5 से 8 पॉइंट पॉजिटिव में, 5 से 8 पॉइंट नेगेटिव में, ये प्रिपेयर कर लेना है आपको। और नीति आयोग कैसे प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट है, नीति आयोग का पॉजिटिव एस्पेक्ट और क्रिटिसिज्म और वे फॉरवर्ड, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। और नीति आयोग ने कंक्रीट मेजर्स क्या के लिए हैं, केवल ये बात करोगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, वहां पे आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब तक आप लेट्स अगर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हो तो एजुकेशन से रिलेटेड सेक्वा इंडेक्स है, और हेल्थ से रिलेटेड HIPI इंडेक्स है, या फिर पर्सपेक्टिव प्लानिंग में बिलीव करता है तो उसका जो एजेंडा है 3 इयर्स, 7 इयर्स और 15 इयर्स का, वो सब आपको कोट करना होगा बाकायदा। या फिर आप बोल रहे हो कि इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, उसका एक मैंडेट है, तो आपको कोट करना होगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पे वर्क कर रहा है। और लेट्स से इनोवेशन को प्रमोट करना कंट्री में, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नीति आयोग, तो आपको कोट करना होगा कि अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनोवेशन मिशन उसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो ये सब जो कंक्रीट मेजर्स जब तक आप कोट नहीं करोगे तो आपको उतना मार्क्स नहीं मिलेगा फिर। उसके अलावा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हर तरह के रिसोर्स के बारे में आपको डालना है, मिनरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एयर वाटर हो गया, वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स। तो एक कंप्रेहेंसिव वे में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पे कुछ आपको 1 पन्ने या 2 पन्ने का नोट्स बना लेना है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे एक स्पेशल फोकस देना है कि टैक्स टू GDP रेशियो इंडिया में कम है। अब डेटा के साथ क्यों कम है और क्या किया गवर्नमेंट ने अभी तक किया और क्या फर्दर किया जा सकता है, इस पर एक इलेबोरेट वे में आपको नोट्स बना लेना है। फिर उसके बाद है ग्रोथ और डेवलपमेंट। और ग्रोथ और डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, डेवलपमेंट कितना कंप्रिहेंसिव है, तो उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि जो डेवलपमेंट के अंडर आते हैं, जो ग्रोथ के अंडर नहीं आते हैं, वो 10-15 चीज़ें आपको लिख लेनी है, क्योंकि डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसे भी आ सकता है, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे भी आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। फिर एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में कि एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है,
और फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई क्यों है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लिए, फर्दर और क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए वन ऑफ द मेजर जो मीन्स है गवर्नमेंट का वो है स्टार्टअप को प्रमोट करना, तो स्टार्टअप इंडिया भी आप यहाँ पे कर लोगे। उसके अलावा फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ अब ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिग इकोनॉमी, ये सब के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उस पर भी आप प्रिपेयर कर लेना और नोट्स में जो जो भी आपको लग रहा है कि आप जिस एंगल से सवाल पूछा जा सकता है तो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज अराइजिंग फ्रॉम इट। तो इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, उसका जो ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन है कि क्या क्या पैरामीटर्स मीट होंगे तो कहेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, वो हो गया। फिर इंडिया का ग्रोथ इंक्लूसिव है कि नहीं, यस तो वाई यस, नो तो वाई नो, तो 5-5 पॉइंट्स वहाँ पे। और फर्दर इंडिया के ग्रोथ को और इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ली है, क्या क्या लिया जा सकता है, तो ये सब पे 5-5 पॉइंट अगर बना लोगे तो ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो गया। फिर इनइक्वलिटी से रिलेटेड जीनी कोफिशिएंट का डेटा आपके पास होना चाहिए, जीनी कोफिशिएंट इतना इंडिया में हाई क्यों है, क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स लिए, क्या फर्दर किया जा सकता है। और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एक है एमएसएमई सेक्टर, दूसरा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो फर्दर आगे देखेंगे, तो एमएसएमई सेक्टर पे भी आप नोट्स बना सकते हो, उसका इंपॉर्टेंस, क्या क्या चैलेंजेज वो फेस करता है, और फिर फर्दर क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है, फर्दर और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग में अब एक्सपेंडिचर का पार्ट है, टैक्सेशन का पार्ट है। तो टैक्सेशन के पार्ट पे जो पूछा जा सकता है कि वाई टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज लो इन इंडिया, कैसे टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी। जीएसटी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिस्कल डेफिसिट इतना हाई क्यों है और क्या कैसे कम किया जा सकता है, एफआरबीएम एक्ट के इफेक्टिवनेस के बारे में आप नोट्स में डाल लेना। फिर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग आप देख लेना, जेंडर बजटिंग, आउटकम बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग। तो ये सब अगर आप देख लोगे तो डेफिनेटली आपका ये कवर हो जाएगा। और जो लास्ट ईयर का बजट है उसके कंक्रीट 15 पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर लेना। मे भी डायरेक्टली यही पूछ ले कि इस बार के बजट का प्रोमिनेंट एस्पेक्ट क्या था, या कुछ ऐसा एक लाइन दे दे, जैसे एक बार सवाल आया था 2017 में कि क्लीन इंडिया, और कुछ उसका टैगलाइन था क्लीन इंडिया, एनर्जाइज इंडिया, ट्रांसफॉर्म इंडिया, तो वो कैसे मीट होगा थ्रू द बजट। तो आपको बजट के प्रोविजंस ही पूछे जा रहे थे इनइफेक्टिवली, तो वो आप अगर प्रिपेयर कर लोगे तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेक्शन स्टार्ट होता है, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। इसमें 2 एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक की क्रॉपिंग पैटर्न किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं 4-5, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं 4-5, गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या हैं 4-5, तो ये सब आपको कर लेना है। और फिर क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न्स में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पंजाब में मोनोकल्चर है उसको हटाना है, या फिर पल्सेस को प्रमोट करना है, या मिलेट्स को प्रमोट करना है, ओट्स को प्रमोट करना है, जो भी आपके दिमाग में जो भी करना है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को कहाँ पे कम करना है, ज़्यादा करना है, ऑयल सीड्स को प्रमोट करना है क्योंकि इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो जो जो क्रॉपिंग पैटर्न्स रिक्वायर्ड, चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स रिक्वायर्ड है, तो आप वो कर लेना। यहीं से सवाल आया था कि पल्सेस को क्यों प्रमोट करना है, मिलेट्स को क्यों करना है, तो पल्सेस और मिलेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और एक इंडिया का मैप जिसमें आप डिफरेंट रीजन में शो कर पाओ कि कहाँ पे कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है और कहाँ पे क्या चेंजेस रिक्वायर्ड इन द क्रॉपिंग पैटर्न। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, ये आप प्रिपेयर कर लेना। एक सिंपल सा सवाल है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम क्या है, तो फ्लड इरिगेशन, और यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन हो गया, या डिफरेंट एस्पेक्ट से हुआ सोर्सेज से रिलेटेड, तो कैनाल इरिगेशन, वेल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन, तो 2 तरह से डिवाइड करते हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर लेना। और माइक्रो इरिगेशन को डिटेल में कर लेना, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या है वो आप कर लेना, इरिगेशन में क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है इरिगेशन सिस्टम में वो आप कर लेना, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम है, क्या फर्दर और रिक्वायर्ड है। यहीं से वाटर क्राइसिस से रिलेटेड भी आप वाटर क्राइसिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेट मैनेजमेंट, ये सब भी प्रिपेयर कर लेना। और स्टोरेज, अब पीडीएस से रिलेटेड अब होता है कि अब बफर स्टॉक्स मेंटेन किया जाता है, तो वहाँ पे फूड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस टू द ट्यून ऑफ 40-45% होता है, तो उसको कम कैसे मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब मार्केटिंग में एपीएमसी एक्ट की इफेक्टिवनेस देख लेना, ई नैम के बारे में देख लेना, ई टेक्नोलॉजी वेरियस जो ई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, वो 8-10 आपको नाम याद होने चाहिए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। तो डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज कौन है, इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज कौन सी है, फिर उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मैंडेट क्या होता है, फिर उसका क्रिटिसिज्म क्या है, फिर वे फॉरवर्ड क्या है। इसमें स्वामीनाथन कमेटी वगैरह आप देख लेना, और कुछ सक्सेस स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कालिया स्कीम थी उड़ीसा की, या फिर
मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना है या फिर तेलंगाना की ऋतु बंधु स्कीम है। अब पीडीएस है, पीडीएस में डायरेक्टली लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग। तो ये चारों हेड्स में आपके 5-5 पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। इशूज रिलेटेड टू बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी। अब बफर स्टॉक्स से रिलेटेड इशूज क्या क्या है और वे फॉरवर्ड, मतलब चैलेंजेस क्या क्या है बफर स्टॉक्स रिलेटेड और वे फॉरवर्ड। फर्दर टेक्नोलॉजी मिशंस है, तो इसमें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब 10 से 15 पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो सकता है, फर्दर बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज़ हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो सकता है। तो ये सब आप डिटेल में एग्रीकल्चर में भी और रूरल डेवलपमेंट में भी। और इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। अब एनिमल रियरिंग में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल रियरिंग क्या क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, फर्दर और क्या लिया जा सकता है। कुछ कुछ कमिटीज़ आपको कोट करनी होगी, जैसे फिशरीज़ में मीना कुमारी कमेटी वगैरह हो गई। तो आपको इस एंगल में प्रिपेयर करना है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में डिटेल में लिखा ही हुआ है कि स्कोप एंड सिग्निफिकेंस 5 पॉइंट बना लीजिए। लोकेशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 5 पॉइंट बना लीजिए। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट दोनों पे 5-5 पॉइंट बना लीजिए। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या क्या इशूज़ हैं और क्या क्या रिफॉर्म रिक्वायर्ड है, उस पर पॉइंट बना लीजिए। गवर्नमेंट ने क्या क्या अभी तक पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, उस पर जो गवर्नमेंट की स्कीम है, संपदा स्कीम, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है 2005 या 6 की नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, तो उसके भी सैलिएंट फीचर्स को आप डेफिनेटली अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। फिर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया में जो अभी तक 8-10 मेजर्स लिए गए राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ, तो आपको वो बताना होगा। इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ, या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर द टेनेंट्स ये इंश्योर किया गया, और फिर लैंड सीलिंग की बात की गई। उसके धीरे धीरे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स या कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स के बारे में, या फिर जो लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। अब लैंड लीजिंग टी हक कमेटी ने एक कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, जो नीति आयोग ने कमेटी बनाई थी, तो लैंड लीजिंग के बारे में। तो फ्रॉम लैंड सीलिंग टू लैंड लीजिंग आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए। उसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, 8 नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है, 8 वो आपको प्रिपेयर होने चाहिए विथ डेटा, विथ स्टैटिस्टिक्स। चेंजेज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो 4 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। 1991 की, जहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, फिर 2011 की एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी, फिर उसके बाद मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और फिर उसके बाद 2017 में एक ड्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, सॉरी ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछ रखा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सब एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे, सबसे रिलेटेड आपको पॉइंट्स बना लेने हैं, 2 पन्ने के नोट्स बना लेने हैं। जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेज है, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, क्या क्या फर्दर और किया जा सकता है। सिमिलरली फॉर रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। अब पोर्ट्स है, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली उड़ान स्कीम के बारे में भी अलग से प्रिपेयर करना होगा। एनर्जी में रेन्यूएबल एनर्जी पे एक स्पेशल फोकस दे दीजिएगा कि कितना इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, डिफरेंट सेक्टर से कितना होता है, रेन्यूएबल से क्या टारगेट है, कितना अभी हम अचीव कर पाएँ विद डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। फिर रोड्स में भारतमाला स्कीम, फिर उसके अलावा पोर्ट्स में सागरमाला स्कीम, एयरपोर्ट्स में फिर जो उड़ान स्कीम से रिलेटेड, रेलवेज से रिलेटेड उसमें आप डिफरेंट कमिटीज़ ने क्या रिपोर्ट दी है, जैसे विवेक देवरॉय कमेटी ने। फिर सेफ्टी से रिलेटेड, रोड सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मॉडल से रिलेटेड आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ टू द ट्यून ऑफ 15 to 17% ऑफ जीडीपी एज कम्पेयर टू 6 to 7% ऑफ चाइना। तो इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लिए और फर्दर और क्या लिया जा सकता है, तो ये सब आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बात रही इकोनॉमिक्स रिलेटेड। उसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ पर्टिकुलरली जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में क्या है कि आपको जो भी कुछ नोट्स बनाने हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। जैसे अब नैनो टेक्नोलॉजी है, तो नैनो टेक्नोलॉजी है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या चैलेंजेज हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, और फर्दर कैसे प्रमोट किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी को इंडिया में। तो ये सब लाइंस पे आपको नोट्स बनाने हैं। एप्लीकेशन आपको 6-7 एप्लीकेशन या ज़्यादा भी पता होनी चाहिए। चैलेंजेज 5-6 चैलेंजेज, स्टेप्स जो लिए हैं कॉन्क्रीट मेजर में, और फर्दर क्या किया जा सकता है। जहाँ पे आप डायग्राम डाल सकते हैं वहाँ डायग्राम डालने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा अब किस पे बनाना है, करंट अफेयर्स में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे गगनयान है, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। और फिर अचीवमेंट ऑफ इंडियंस एक स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सिलेबस में, तो डेफिनेटली 2018 में जो सवाल पूछा गया था वो आया था एस एन बोस पे, 2019 में पूछा गया एम एस स्वामीनाथन पे और विश्वेश्वरैया पे। तो डिफरेंट इंडियंस का क्या अचीवमेंट है, 4-5 पॉइंट आपको कंक्रीट पता होनी चाहिए।
मुश्किल से 10-15 ही लोग हैं जिनके बारे में आपको प्रिपेयर करना है। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में मेन फोकस दिया जा सकता है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, और इवन गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है कि द डिफेंस एक्सपोर्ट शुड बी $5 billion बाई 2025। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है इस इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, क्यों लेना जरूरी है, फर्दर और क्या लिया जा सकता है, इसके लिए आप 2008 की रामाराव कमेटी को आप रेफर कर सकते हैं, आपको PIB में मिल जाएगा। उसके बाद IPRs, कौन क्षेत्र के IPR हैं, गवर्नमेंट की जो IPR पॉलिसी है, सेक्शन 3D ऑफ पैटेंट्स एक्ट और सेक्शन 84 ऑफ द पैटेंट एक्ट जो रिलेटेड है कंपलसरी लाइसेंसिंग से रिलेटेड, तो वो आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी में जो मेंशन्ड है, IT, कंप्यूटर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सबसे रिलेटेड सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2-2 पन्ने का नोट्स आपका तैयार होना चाहिए। जैसे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बना रहे हो तो क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या चैलेंजेज है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए और फर्दर क्या स्टेप लेना जरूरी है, तो ये सब बना लोगे तो डेफिनेटली एक ना एक टेक्नोलॉजी पे सवाल आना ही है। इनफैक्ट 2 आ जाता है हर साल, तो आपका वहाँ पे काफ़ी मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो आपके नोट्स में वही जाके आपको एग्जामिनेशन में चेपना है। तो नोट्स बनाओ, उसका वैल्यू एडिशन करते रहो, रिवाइज करते रहो। और जो मैंने सोर्स रेफर किया था, अब एक और डाउट होता है योजना और कुरुक्षेत्र को लेके। आप योजना और कुरुक्षेत्र ऐसे नहीं पढ़ना है कि हर महीना को उठा के ला रहे हैं, आप उठा के रख लो, लेकिन जैसे अब ऐसे के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो एजुकेशन और हेल्थ, तो आप एजुकेशन का योजना रेफर कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए, हेल्थ का योजना रेफर कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए, अब योजना हो चाहे कुरुक्षेत्र हो। आप इकोनॉमिक्स में काफ़ी काम आता है योजना और कुरुक्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र और स्टार्टिंग के लिए योजना। जैसे अब इंक्लूसिव ग्रोथ है तो इंक्लूसिव ग्रोथ की आप योजना रेफर कर सकते हो, ग्रोथ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की योजना रेफर कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट की भी आपको योजना मिल जाएगी, प्लानिंग की भी आपको योजना मिल जाएगी। उसके अलावा गवर्नमेंट बजटिंग में जो रिसेंट बजट की भी आपको योजना मिल जाएगी। उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काफ़ी योजना आती रहती है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, इरीगेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो सब आप रेफर कर सकते हो। MSP PDS एक कम्प्रिहेंसिव जो योजना आएगी एग्रीकल्चर पे, उसको आप रेफर करोगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न, इरीगेशन, मार्केटिंग, APMC, ENAM, तो वो कर सकते हो। और स्पेसिफिकली जैसे PDS से रिलेटेड भी योजना है, फिर उसके अलावा एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से रिलेटेड योजना है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड भी योजना है, फिर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड योजना है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड योजना है, एनर्जी से रिलेटेड योजना है, और फिर तो ये सारी योजना को आप रेफर कर सकते हो। फिर एक इन्वेस्टमेंट मॉडल है जो मैं सर डिस्कस करना इकोनॉमिक्स में भूल गया, उसमें आपको जो करना है कि जो PPP मॉडल है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है, इसमें आप केलकर कमेटी को रेफर कर सकते हो। और डिफरेंट मॉडल्स जो है PPP के, BOT, EPC और HAM, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट से डिसइन्वेस्टमेंट दिमाग में आ सकता है, तो डिसइन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, गवर्नमेंट क्यों करती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और जो रिसेंट में जैसे LIC वगैरह का डिसइन्वेस्टमेंट होना है तो उसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, तो बजट क्या है कि आप अगर 2 घंटे का स्पीच सुन लेंगे फाइनेंस मिनिस्टर का, डेट इज़ मोर देन इनफ। और आप योजना रेफर कर लें उस साल के बजट के लिए कि जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है तो आपको वहाँ से पता चल जाएंगे। और इकोनॉमिक सर्वे की बात करूँ तो किसी भी कोचिंग का डिस्कशन वीडियो आपको मिल जाता है यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हैं और समरी पढ़ सकते हैं। पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ऐसे भी कुछ खासम खास नहीं था जिस पे डायरेक्ट सवाल आ जाए। 4-5 टॉपिक था, मैं अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो कोई पर्टिकुलर वीडियो में मैं वो डाल दूंगा। उसके अलावा अब टेक्नोलॉजी मैंने डिस्कस कर लिया, अब देख लेते हैं पर्टिकुलर आगे जो है इन्वायरमेंट सेक्शन को देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो प्रॉपरली जो आपके सिलेबस में जो मेंशन्ड है वो 3 टॉपिक्स मेंशन्ड है। कंजर्वेशन, तो जहाँ पे आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सबसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। पॉल्यूशन तो डेफिनेटली दिल्ली पॉल्यूशन, गंगा पॉल्यूशन, ये सब दिमाग में आता है तो UPSC ने पूछ रखा है, वहाँ पे आपको प्रिपेयर कर लेना है। EIA को डिटेल में प्रिपेयर कर लेना है, इस रिलेटेड मैंने वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है। फर्दर और कुछ टॉपिक्स जो आपको देख लेने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, दिल्ली पॉल्यूशन, गंगा पॉल्यूशन, कंजर्वेशन से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पे सवाल पूछा जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पे सवाल पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर अभी न्यूज़ में तो उस पर सवाल पूछा जा सकता है, SDGs के इफेक्टिवनेस और कैसे बेटर इंप्लीमेंट किया जा सकता है उस पर सवाल पूछा जा सकता है, MDG SDG में क्या डिफरेंस है ये पूछा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, क्या वो इफेक्ट्स होता है, या फिर क्या मिटिगेशन और एडेप्टेशन मेजर्स ले सकते हैं, इंडिया ने क्या लिया है, वर्ल्ड लेवल पे क्या लिया गया, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, INDC से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, पेरिस क्लाइमेट डील से
रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्पेशली सोलर एनर्जी से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, फर्दर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हुए। और टेक्नोलॉजी में इस बार क्वांटम कंप्यूटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बजट में डेफिनेटली मेंशन किया गया। और टेक्निकल टेक्सटाइल्स भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स नॉर्मल टेक्सटाइल से कैसे अलग है, उनका क्या क्या एप्लीकेशन होता है। उसके अलावा मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, अगर आप 2 दिन भी दे देते हैं डेट इज़ मोर देन इनफ। अब मैं सोर्सेज की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में मैंने जो किताब पढ़ी थी वो संजीव वर्मा पढ़ी थी, और नोट्स बनाने के लिए मैंने संजीव वर्मा और साथ में जो विजन का जो अपडेटेड वैल्यू एडिशन मटेरियल है उसको मैंने रेफर किया था। उसके अलावा योजना और कुरुक्षेत्र को भी रेफर किया था। टेक्नोलॉजी में मैंने विजार्ड का पढ़ा था, काफ़ी मोटी बुक थी लेकिन मैंने नोट्स वहीं से बनाए थे, तो मैंने वो रेफर किया था। आप कोई दूसरी पतली बुक भी रेफर कर सकते हो, सोर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप मैग्रो हिल की कर लो, किसी की भी कर लो, एक बुक करनी है और वहीं से आपको नोट्स बना लेने हैं। फिर इन्वायरमेंट के लिए तो वही शंकर किया था और बाद बाकी मैंने नोट्स वहीं से बनाए थे, इसके अलावा मैंने कुछ और रेफर भी नहीं किया था। अब डिजास्टर मैनेजमेंट से मैंने जो रेफर किया था वो कोई सी भी आप बुक देख सकते हो, सीबीएसई की क्लास 10th की भी आती है, 11th-12th की भी कोई एक बुक आती है, रेफर करते हैं कुछ लोग बाग। फिर ये सेकंड ईआरसी आप रेफर कर सकते हो, या फिर आपको एक योजना मिल जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो ये सब में से कोई सा भी 1 या 2 सोर्स आप रेफर कर सकते हो। 2 दिन अगर डिजास्टर मैनेजमेंट को दे देते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन आपको हाथ के हाथ नोट्स बना लेने हैं, और इसका करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं है, वही 8 से 9 घिसी पिटी डिजास्टर है, वही आपको प्रिपेयर कर लिए, एक बार कर लेंगे। वही हर बार साइक्लोन आता है, इसका मतलब नहीं है कि साइक्लोन करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, साइक्लोन आना है। तो अब वो जैसे आपके नोट्स में हो गया वो स्टैटिक चीज है, आप उसको अगर सोच रहे हैं कि हाँ अभी साइक्लोन आएगा तो साइक्लोन के बारे में पूछेगा, जो भी पूछना है वही 8 डिजास्टर है, आप एक दिन देखिए प्रिपेयर कर लो अच्छे से। यूपीएससी जो भी पूछना है पूछिए, करंट अफेयर्स जो भी हो, कोई डिजास्टर आपको ध्यान रखने का मतलब ही नहीं है एक बार अगर हम नोट्स बना लिए हैं तो। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या प्रिपेयर करना है, डिजास्टर और क्राइसिस के बीच में क्या डिफरेंस है, साइकिल्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पता होने चाहिए, पॉलिसी और एक्शन प्लान है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड उसके डिटेल प्रोविजन पता होने चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, और कुछ केस स्टडीज आपको सेकंड ईयर से भी मिल जाएंगे तो आप वहाँ रेफर कर सकते हो। और मिटिगेशन पे ज़्यादा फोकस करने की क्यों ज़रूरत है एज कम्पेयर टू रिस्पॉन्स, आप इस पर प्रिपेयर कर सकते हो। सेंडाई फ्रेमवर्क आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि योगो और योकोहामा के बाद वही आया है। उसके अलावा फिर आपको डिजास्टर्स प्रिपेयर करने हैं, अर्थक्वेक कर लीजिएगा, सुनामी कर लीजिएगा, लैंडस्लाइड कर लीजिएगा, साइक्लोन कर लीजिएगा, फ्लड और ड्रॉट कर लीजिएगा। अब यूपीएससी ने सब पे सवाल पूछ रखा है। उसके अलावा 3 डिजास्टर जिसपे अब यूपीएससी ने पूछा नहीं है लेकिन आने टाइम में पूछेगा, एक है स्टैम्पीड, दूसरा है माइनिंग रिलेटेड डिजास्टर और तीसरा है फॉरेस्ट फायर। अब इन पे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और फिर उसके अलावा अब जो टॉपिक बच जाता है दैट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड देख लेते हैं कि वो उसको किस तरीके से डील करना है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में अब टॉपिक वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे स्टैट्स आपको डालना है, डायग्राम डालना है, यहाँ पे भी आप सेकंड ईयर से रेफर कर सकते हैं, और कोई सी भी एक बुक को आप फॉलो कर लें। सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी किताबें आती हैं, कोई भी एक किताब उठा ले दैट इज मोर देन इनफ। लाइन टू लाइन उतना नहीं पढ़ना है, बस आपको नोट्स बनाने के लिए पढ़ना है। इसमें 5 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 4 सवाल आना है जिसमें से 3 सवाल इन्हीं 5 में से आएगा, और 1 सवाल कुछ भी उड़ता हुआ आ सकता है जो आपको ऑन द स्पॉट हैंडल करना होगा। तो 4 सवाल जो आएगा इसमें 3 सवाल वही घिसा पिटा टॉपिक ही रहेगा, जो आप नोट्स बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बॉर्डर मैनेजमेंट, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चौथा है मनी लॉन्ड्रिंग, या 5वां है साइबर सिक्योरिटी। तो इसको आप अगर डिटेल में प्रिपेयर कर लिए तो आपका काम वहीं पे हो जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं जो पहला जो टॉपिक है, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो एक्सट्रीमिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सट्रीमिज्म का भी 3 पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और कश्मीर का एक्सट्रीमिज्म। सबके कॉजेज क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए और क्या क्या लिया जा सकता है, विद सम डायग्राम्स, स्टैट्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ सेकंड ईआरसी आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स में अब जनरली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, या फिर ओवर इनिशिएटिव ऑफ चाइना से इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में पूछा था। तो वो आप आईआर में भी प्रिपेयर करोगे तो यहाँ भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। और नॉन स्टेट एक्टर्स में तो वही टेररिस्ट और फिर एक्सट्रीमिस्ट का ही रोल है, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसे ही प्रिपेयर हो गए जब आप एक्सट्रीमिज्म प्रिपेयर करोगे। और ये सब नक्सलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी सब में डिफरेंस क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। मे भी पूछा जाए या फिर इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कि रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड इंटर सिक्योरिटी चैलेंजेस।
तो ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए, डीप वेब वगैरह क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हो जाते हैं मीडिया रिपोर्टिंग में या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा। तो आप किसी बुक में रेफर कर सकते हो, वहाँ नोट्स बना सकते हो। मेन जो इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं और फर्दर क्या करना है, इन 3 हेड्स में बना सकते हो। आईटी एक्ट जो 2008 के, उसके कुछ प्रोविजंस आप अपने नोट्स में डाल सकते हो। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो 2013 की, वो अपने नोट्स में डाल सकते हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इसके 3 जो लेयर्स हैं वो क्या क्या हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस पोज करता है ये इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए, बिजनेस के लिए, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के लिए। फर्दर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, जो कुछ एक्ट हो गया या पॉलिसी हो गया या बॉडीज़ हो गए, वो कौन कौन है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेप्स लिया गया है, फर्दर क्या और लेना चाहिए। और फिर हाल में PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके इफेक्टिवनेस के बारे में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो बॉर्डर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, आप मैप ऑफ इंडिया पे दिखा सकते हो डिफरेंट बॉर्डर्स में क्या क्या दिक्कतें हैं। जो कोस्टल बॉर्डर है उसका भी स्पेशल प्रिपरेशन कर सकते हो। फर्दर क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या और लिया जा सकता है, इन हेडिंग में आप इनको नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। और CIBMS जो है, कंप्रेहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जो इंडो पाक बॉर्डर पे क्रिएट किया गया, तो आप उसके बारे में भी प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा लिंकेजेज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। तो क्या लिंकेजेज है, तो वो आप प्रिपेयर करना होगा। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या चैलेंजेस पोज करता है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, फिर उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम से अलग है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए, फर्दर क्या लिया जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या अभी तक स्टेप्स मौजूद हैं। फिर ड्रग ट्रैफिकिंग को आप स्पेशली प्रिपेयर कर लीजिएगा। टेररिज्म है, क्या क्या चैलेंजेस पोज करता है, क्यों नहीं उसको हम कर पा रहे हैं इफेक्टिवली, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए और फर्दर क्या लिया जा सकता है। तो ये सब आप हेडिंग्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक जो लास्ट जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपका है सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज। तो डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस क्या क्या हैं, डिफरेंट एजेंसीज क्या क्या हैं, उनका मैंडेट क्या है, एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस, जो अभी न्यूज़ में रहेंगे वही पूछा जा सकता है। एजेंसी में अब CBI के फंक्शनिंग के बारे में, NIA के फंक्शनिंग के बारे में तो पूछा ही जा सकता है, तो ये सब आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। NIA बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से NIA एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था और इसलिए पूछ लिया गया। तो ये सब चीज़ें रही सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो अभी तक मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया 5 टॉपिक्स, फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू इन्वायरमेंट टू टेक्नोलॉजी टू डिजास्टर मैनेजमेंट टू सिक्योरिटी मैनेजमेंट, क्या क्या सोर्सेस हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, आंसर राइटिंग स्किल्स को कैसे आप इन्हांस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने कंप्रेहेंसिव वे में इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो GS4 से रिलेटेड होगा। और आपको कोई भी अगर डाउट या क्यूरी है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, और जो भी PDF जो कंसर्न वीडियोस में जहाँ रिक्वायर्ड होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।